हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में फेडरल सिस्टम के चैप्टर को लक्ष्मीकांत से स्टार्ट करा था। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जान लिया था। हमने उस क्लास में इस चीज़ की भी कंक्लूजन निकाल ली थी कि इंडिया के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं, लेकिन इंडिया कंप्लीट तरीके से ना ही फेडरल कंट्री है, ना ही ऐसी कंट्री है जिसकी छवि जो है, जिसकी इमेज जो है वो यूनिटरी हो, यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हो। तो हम लोगों को क्या कहना ठीक है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? कॉसी फेडरल। ठीक है। इस टर्म में किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है? हाँ, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई थी, सारे एस्पेक्ट्स। ठीक है शाइनी। अब हम देखते हैं कि फेडरल और यूनिटरी फीचर्स जो है गवर्नमेंट के, इसको कंपेयर करते हैं ज़रा। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट फेडरल गवर्नमेंट, तो देखो, यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट होती हैं। ऐसे देशों में जनरली डुअल गवर्नमेंट होती हैं। एक नेशनल लेवल पे सरकार होती है और एक रीजनल गवर्नमेंट होती है, यानी कि जिसको आप स्टेट गवर्नमेंट कहते हो। जब एक कंट्री की छवि, एक कंट्री की इमेज है यूनिटरी गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। नेशनल गवर्नमेंट ही होती है वहाँ पर। अगर वो चाहे अगर वो चाहे तो इट मे क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट्स, यानी कि यहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट्स की एग्जिस्टेंस नेसेसरी नहीं है कि होगी ही होगी। राज्य की सरकारें ऐसे देशों में होगी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन जनरली रिटर्न होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न भी हो सकता है, लाइक फ्रांस, लाइक अमेरिका। अनरिटर्न भी हो सकता है, लाइक ब्रिटेन। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर देर इज डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि मतलब ही यही होता है फेडरेशन का या फेडरल गवर्नमेंट का। देर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल द रीजनल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में देर इज नो डिवीजन ऑफ पावर। सारी की सारी जो पावर है वो नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है। यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो सकता है। ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है इट में नॉट बी सुप्रीम, लाइक ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटेन के अंदर अगर ये ऐसा क्लेम कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, तो कौन सुप्रीम है? अगर संविधान वहां पर सुप्रीम नहीं है, तो सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा द्वारा बनाए गए कानून, जिसको हम लोग क्या कहते हैं श्रेया? या फिर शाबाश, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है रिजिड हो। कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर रिजिड भी हो सकता है, लाइक फ्रांस। फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, ब्रिटेन। रिजिड का मतलब क्या होता है? नॉट इजी टू चेंज। फ्लेक्सिबल में ऑब्वियसली बात है, इट इज इजी टू चेंज। उसके बाद देर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल काइंड ऑफ कंट्री। लेकिन अगर हम किसी देश को कह रहे हैं, उस देश की सरकार को कह रहे हैं कि इट इज यूनिटरी गवर्नमेंट, जुडिशरी मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। हो सकता है वो स्वतंत्र रूप से काम करे, हो सकता है वो स्वतंत्र रूप से काम ना भी करे। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर देयर इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल का मतलब अब क्या है, अनन्या बताओ। ईशा, क्या होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब? लॉ मेकिंग बॉडी के, हाँ, लॉ मेकिंग बॉडी के दो हाउसेस हैं। तो हमारे देश में अनन्या, पार्लियामेंट के दो हाउसेस कौन कौन से हैं? शाबाश, लोकसभा एंड राज्यसभा। इनमें से अपर हाउस कौन सा है? लोअर हाउस लोकसभा। ठीक है।
जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से जो जाते हैं, वो कौन से हाउस में जाते हैं? लोकसभा। अब क्या ये इंपॉर्टेंट है क्या श्रेया कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हमारे देश में लोकसभा से हो? नहीं, किसी भी हाउस से हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर नेसेसरीली, मैं सिर्फ ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, वहां पर एक रूल है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा कौन से हाउस से होगा? लोअर हाउस। और उधर के लोअर हाउस का नाम क्या है ब्रिटेन में? हाउस ऑफ कॉमन्स। अपर हाउस का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अमेरिका के अंदर अपर हाउस का नाम सेनेट, लोअर हाउस का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। शाबाश। तो लेजिस्लेचर यहां पर हो सकता है कि बाई कैमरल हो, लाइक ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अंदर दोनों हाउसेस के नाम अभी आपने क्या बोले? लोअर हाउस का नाम क्या है वहां पर ब्रिटेन के अंदर? हाउस ऑफ कॉमन्स। अपर हाउस का नाम क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है। तो बाई कैमरल भी हो सकता है लेजिस्लेचर, या लेजिस्लेचर यूनिकैमरल भी हो सकता है, लाइक चाइना। वहां पर एक ही हाउस है पार्लियामेंट का, एक ही हाउस है। ओके, ये डिफरेंसेस समझ में आए? इसमें किसी को कोई दिक्कत? मैं कल का इसकी सारी कहानी डिटेल में बता चुका हूं। अब मुझे क्या बताओ, ये जो डिफरेंसेस है लेफ्ट साइड और राइट साइड, इंडिया कहां पर है इनमें से? इंडिया के अंदर ये इनमें से कौन से फीचर्स हैं? कहां पर डालूं मैं इंडिया को? बोथ, बोथ मिडल में है। यानी कि फेडरल फीचर्स भी है इंडिया के पास, यूनिटरी फीचर्स भी हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अनन्या हमारा देश कैसे काम करता है? फेडरल। इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? कैसे जानूं कि मैं फेडरल है? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बना रखा है? कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम बना रखा है? क्यों ठाकुराइन? हाँ शायद, बोलो बोलो। लिस्ट सिस्टम है। कौन से शेड्यूल में? 7 शेड्यूल में। 7 शेड्यूल के अंदर कितनी तरह की लिस्ट होती है ठाकुराइन? 3 तरह की। कौन कौन सी निर्भर? कंकरेंट लिस्ट। मेरा थोड़ा एनर्जेटिकली जल्दी जल्दी बोला करो, तब तक तो प्रीलिम्स आ जाएगा यार तुम्हारा। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट के ऊपर सिर्फ कौन कानून बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट। और ये अपनी कंकरेंट लिस्ट, बोथ। लेकिन क्या ये फेडरल फीचर्स या फिर फेडरेशन एकदम से यूनिटरी बन सकती है? यस। कौन सी सिचुएशन के टाइम पर? इमरजेंसी सिचुएशंस। कैसे होती है? कोई 2 एग्जांपल देना मुझे इमरजेंसीज के। वेरी गुड। या तो आर्टिकल्स के तहत इमरजेंसी लग गई हो, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352, 356, 356 के साथ 365 भी होता है, या 360। या फिर अगर क्या हो गया हो, वॉर, है ना? तो श्रेया हम लोग क्यों कर देते हैं फेडरल फीचर्स को यूनिटरी में कन्वर्ट? ऐसी एक्सीजेंसीज, इमरजेंसीज, अनफोर्सिन सिचुएशंस के टाइम पर। ये सारे वर्ड से फैमिलियर हो ना सब लोग? ये कल मैंने यूज करे थे, बताओ, है ना? तो श्रेया क्यों कर देते हैं हम लोग ये फेडरेशन को यूनिटरी में क्यों कन्वर्ट कर देते हैं ऐसी सिचुएशन के टाइम पर? पार एक हाथ में रहे वो तो समझ में आ रहा है, यूनिटरी हो गया तो रहेगा, लेकिन क्यों? हाँ, मैनेजमेंट इजी हो, रिसोर्सेज एक जगह से केंद्रित हो, अच्छे से वो जाएं, और डिसीजन मेकिंग में किसी भी प्रकार का डिले ना हो, राइट? क्योंकि सबको एक जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर बिठाना या ज्वाइंट सेशन करवाना आसान है क्या इस टाइम पर? आपसी समझौता हो पाएगा? मान लो अगर नेशनल गवर्नमेंट भी उसी पार्टी से बनी हुई है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट बनी हुई है, बीजेपी नेशनल लेवल पर है, बीजेपी स्टेट लेवल पर है, फिर भी क्या सारे मुख्यमंत्री को बिठाकर आशमा बात करवाना आसान है क्या? नहीं। ठीक है, तो फेडरेशन जो है वो 2 तरीके से बन सकता है। ठीक है, फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड इन 2 वेज। एक तरीका होता है बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा तरीका होता है बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना कह रहे हो, छोड़ना कह रहे हो? जोड़ना, ठीक है। मतलब ए, बी, सी, डी, ई और एफ तितर बितर होकर पड़े हुए थे। इन्होंने क्या बोला? लेट्स कम टुगेदर। है ना? और एक कॉमन तरीके से हम सारे एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। क्या मैं इसको इंटीग्रेशन कह सकता हूं? है ना? डिस इंटीग्रेशन क्या होता है? सेपरेट। जैसे जिसको आज आप रशिया बोलते हो, रशिया का पुराना नाम क्या है? यूएसएसआर या सोवियत यूनियन। हाँ बिल्कुल, प्राची बिल्कुल सही बोल रहे थे, उसका वो नाम भी होता है यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म बताओ जरा शाइनी सबको। अरे 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 श्रेया, फुल फॉर्म? थप्पड़ मारो सब अपने आप में सालो। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है। हाँ, श्रेया, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है। गुड ठकुराइन। बस श्रेया, बस ठकुराइन, लाइव क्लास चल रही है। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं यूनियन, सोवियत यूनियन। ठीक है। सोवियत यूनियन इसका नाम था। अच्छा, इसका डिस इंटीग्रेशन हुआ कब? गुड। एक कंट्री से कितनी कंट्रीज निकली? 15। लाइक रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, बोस्निया, हर्जिगोविना, सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो, मोल्टोवा, चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया। इस प्रकार की 15 कंट्रीज निकली यहां से। ठीक है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? बिखर जाना किसी भी एक यूनियन स्टेट का या किसी भी चीज का। मतलब डिसइंटीग्रेशन का जनरली डिक्शनरी मीनिंग होता है किसी भी चीज का बिखर जाना, किसी भी चीज का तितर बितर हो जाना। अनन्या, ये वाली बात क्लियर है? इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन समझ में आया? अब देखो, वो हमें क्या क्या रहा है जानने वाली बात दोस्तों हम सबके लिए ये है। ये तो मैंने मीनिंग समझा रहा था, मुद्दे से मत भटकना। हम लोग फेडरेशन और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं फेडरेशन। फेडरेशन इसका मतलब क्या? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट के, फिर पावर रिमेनिंग विद वन काइंड ऑफ गवर्नमेंट ओनली। क्या है इसका मतलब? डिवीजन ऑफ पावर। वो कह रहे हैं दो तरीकों से हो सकता है ऐसा, या इंटीग्रेशन या डिसइंटीग्रेशन। तो अभी हम जानते हैं दोनों तरीके। देखो, पहला जो केस है इंटीग्रेशन, यहां पर क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया था? अमेरिका ने, कल मैंने क्लास ये वाला टॉपिक छेड़कर वाइंड अप कर दी थी, उसके बाद मैंने क्लास, कल मैंने आपको क्या बताया था कि अमेरिका ने आजादी कौन सी कंट्री से पाई है? क्या किसी कंट्री से पाई है? क्या अमेरिका कभी किसी कंट्री का गुलाम रह चुका है? ब्रिटेन का, है ना? अमेरिका यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था। यूके कह लेता हूं मैं इसको, ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है। यहां पर कुछ राज्य अमेरिका के साथ आए ना समझौता करने, लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने, है ना? और इसलिए मैंने आपको क्या कहा था, अमेरिका को क्या कहा जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनका फेडरेशन जो क्रिएट हुआ है किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? थ्रू एन एग्रीमेंट। भारत में जो सारे राज्य हैं, आज आपको 28 राज्य देखने को मिलते हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। ये सारे के सारे क्या एग्रीमेंट से आए हैं क्या? नहीं। चौग्याल ने जब भारत को ज्वाइन करा था,
तो उसने किसी प्रकार का एग्रीमेंट से ज्वाइन करा था क्या? कोई एग्रीमेंट है, कोई पेपर था क्या? नहीं ना। तो अब यहां पर अमेरिका के हम केस जानते हैं कि फेडरेशन कैसे क्रिएट होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. इन द फर्स्ट केस, अ नंबर ऑफ मिलिटरीली वीक और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, जनरली जो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो साथ में आती हैं और डिसाइड करते हैं कि लेट्स फॉर्म अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग यूनियन. एज फॉर एग्जाम्पल यूएसए. ये कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं वाली है. ठीक है. यानी कि यूएसए कैसे बना है? यूएसए कैसे बना है? इंटीग्रेशन के प्रोसेस से. कुछ राज्य मतलब क्या, ये राज्य क्रिएट कैसे हुए, इंडिपेंडेंट स्टेट से क्रिएट कैसे हुए. और अमेरिका के अंदर हम इन स्टेट्स को शुरू में मिलिटरीली वीक, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि शुरू शुरू में ये सारी अमेरिकन क्या थी? अमेरिकन कॉलोनीज. किसकी? किसकी गुलाम? यूके की. श्रेया, जरा इन सबको कॉलोनी का मतलब बताओ, क्या होता है कॉलोनी पॉलिटिकल साइंस में? हाँ, कोई भी ऐसी टेरिटरी जिसकी कमान इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस सब किसी फॉरेन या फिर एलियन देश के हाथ में हो, राइट? और कॉलोनी का नेचर कैसे होता है आशिमा? हमेशा कॉलोनी इज इंडिपेंडेंट या गुलाम. गुलाम. अब जब ये आजाद हो जाती है कॉलोनीज, तो एक बात बताना, पॉसिबल चांसेस है ना 99% केसेस में कि वो मिलिटरीली वीक होंगी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगी. इंडिया आजादी वाले दिन 15 अगस्त 1947 को कैसा खड़ा था वर्ल्ड में? बहुत ज्यादा पावरफुल था, मिलिट्री थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग उसके पास, बहुत अमीर देश था. क्या हालात थे उसके? अनन्या, पुअर कंट्री थी ना. अब दूसरा इशू वो क्या बता रहा है कि फेडरेशन बन सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑल्सो. सेकेंड केस. तो इन सेकेंड केस, अ बिग यूनिटरी स्टेट is converted into federation by granting autonomy to the provinces का मतलब यहां पर क्या बोला जाता है, जो रीजनल स्टेट्स हैं वहां पर उनको, टू प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल कनाडा एक यूनिटरी गवर्नमेंट थी, एक यूनिटरी कंट्री थी. कनाडा में आपको जितने स्टेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे एक दो स्टेट्स का नाम लेना कनाडा के अंदर, लाइक ऑन्टोरियो आई थिंक एक है ना, और हाँ है ना, एक दो और स्टेट्स बताना कोई कनाडा के. न्यू जर्सी है कोई, टोरंटो. ठीक है. ठीक है. ये जितनी भी है सारी की सारी, ये जो प्रोविंसेस हैं, ये पहले क्रिएट नहीं हो सकती थी. कनाडा ने इनको ऑटोनॉमी दी है कि यस, आप अपना इंडिपेंडेंट रीजनल सेटअप बना सकते हो. जैसे भारत की सरकार ने अनुमति दे रखी है कि यस, उत्तर प्रदेश की सरकार अपना एक उत्तर प्रदेश का सेटअप दे सकती है, मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश का सेटअप देख सकती है, पंजाब की सरकार पंजाब का सेटअप देख सकती है, वेस्ट बंगाल की सरकार बंगाल का सेटअप दे सकती है. ठीक है. इसका लेकिन फिर भी एक अच्छा एग्जांपल आप ये भी कह सकते हो. देखो, ये तो ऑटोनॉमी ग्रांट करने वाली बात हो गई. यहां पर रशिया ने ऐसा नहीं था कि ऑटोनॉमी ग्रांट करी. आप इसका अच्छा एग्जांपल कनाडा को ही लेकर चलना, क्योंकि यहां पर तो ये नेशन टूट गया था और ये सेपरेट कंट्रीज बनकर आई. हमें यहां पर जो हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं ना कि फेडरेशन थ्रू डिसइंटीग्रेशन, यहां कंट्री नहीं टूट रही है. कंट्री को टूटकर जो जो पार्ट्स बन रहे हैं वो कंट्री की फॉर्मेट के अंदर नहीं बन रहे हैं. ठीक है. ये ओंटारियो, टोरंटो, ये सारी कंट्रीज नहीं है, ये सारी प्रोविंसेस हैं. ये सारी की सारी प्रोविंसेस है, कोई सेपरेट कंट्रीज नहीं है यहां पर ये. ठीक है. पहली बात, पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों बात क्लियर हुई आपको कि फेडरेशन कैसे कैसे बन सकता है? इंटीग्रेशन में क्या होगा? नंबर ऑफ स्टेट्स विल कम टुगेदर, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट कंट्रीज साथ में आ रही है और वो क्या बोल रही है, हम लोग साथ में मिलकर एक कंट्री बनाते हैं एंड वी आर रेडी कि हमारा जो स्टेटस है वो कैसा रहे, कैसा रहे. हम स्टेट्स बनने के लिए तैयार हैं, हम प्रोविंसेस बनने के लिए तैयार हैं. सिक्किम इंडिया को ज्वाइन करने से पहले क्या था? क्या स्टेटस था सिक्किम का? कंट्री थी. भारत को ज्वाइन करने के बाद इस फेडरेशन के अंदर क्या कर गया? वो मिक्स हो गया, रेडी हो गया ना प्रोविंस बनने के लिए.
स्टेट बनने के लिए, राज्य बनने के लिए, आया ना? बिल्कुल। और कनाडा जो कि एक यूनिटरी गवर्नमेंट थी, वो पहले प्रोविंसेस नहीं बनने देता था, बाद में प्रोविंसेस बने ना रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो यूएस जो है, एक फैक्ट याद रखना, ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर इस पैराग्राफ में, यहां से क्या, जो यूएसए है वो दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना फेडरेशन है पूरी दुनिया में। ठीक है, यूएसए दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना फेडरेशन है। यह बना था 1787 में, आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन, जब 1775 से लेकर 1783 तक चला अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो शुरू में जो जिसको हम कहते हैं कि एग्रीमेंट की वजह से ये फेडरेशन बना, बताओ अनन्या, कह सकते हैं ना हम ऐसा कि एग्रीमेंट की वजह से बना ये फेडरेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो शुरू में श्रेया कितने राज्यों ने अप्रोच, मतलब एक साथ आए थे इस टेबल कुर्सी पे बात करने, यानी कि इस डायग्राम में मैं कितनी स्टेट्स डालूं, अगर मैं इसको अमेरिका कह रहा हूं तो, यूएसए कह रहा हूं तो 13। ठीक है, 13 स्टेट शुरू में साथ में आए। ठीक है, कि लेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंट्री। क्यों? क्योंकि ये मिलिटरीली वीक थे और इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। क्यों थे ये मिलिटरीली वीक या इकोनॉमिकली बैकवर्ड? क्यों? ये कॉलोनी रह चुके थे ब्रिटेन की, ब्रिटेन के अंतर्गत गुलाम रह चुके थे, है ना? और आज ये कितने स्टेट्स हैं, मतलब ऐसे मिलाकर अमेरिका में 50। क्या ये और बढ़ सकते हैं? और बढ़ सकते हैं? कम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है यार। अरे उधर का कंट्री यार डिसाइड कर ले कि यूनाइट करके 4-5 स्टेट्स को एक स्टेट बनाना है। हमने नहीं कर दिया कि आपने यूटी को कम नहीं कर दिया, किसको मर्ज कर दिया हमने? दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, नहीं कर दिया उसको मर्ज, बताओ, है ना? हाँ मयूर, तुम कुछ पूछ रहे हो, क्या क्या है बताओ। मैं ये कह रहा था कि कनाडा ना पहले एक यूनिटरी मॉडल को फॉलो करता था, वो ना प्रोविंसेस या स्टेट्स बनाना अलाउ नहीं करता था। बाद में उसने देखा कि हमसे ना पूरा देश हैंडल हो नहीं पा रहा और हमें रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर डाइवर्सिटी आने लग गई थी। मैं अब ऐसा मत सोचना कि पंजाबी और ये सरदार जाने लगे थे, इनकी बात नहीं हो रही है, उससे पहले की बात हो रही है। ठीक है, कि हमें इनको ऑटोनॉमी ग्रांट करने की जरूरत है प्रोविंसेस को। तो उसने फिर अपना स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी से फेडरल कर लिया। अब देखो, कोई भी कंट्री कभी डिक्लेयर नहीं करती है कि आज हम फेडरल हैं, आज हम यूनिटरी हैं, वो उसकी वर्किंग से समझ में आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, चाइना अपने आप को क्या कहता है? चाइना अपने आप को अथॉरिटेरियन कहता है, डिक्टेटर कहता है, डेमोक्रेसी कहता है? आप मानोगे? आप ये वाली बात मानोगे कि चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है? नॉर्थ कोरिया अपने आपको डेमोक्रेटिक कहता है, चलो चाइना को एक बार के लिए चलो झूठी बात मान भी लो उसकी, चलो ठीक है, यकीन कर लिया आपने। नॉर्थ कोरिया को कहोगे डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है अपने आपको? बाहर आएंगे तो उस मोटे को भी पापा कहना पड़ेगा। कि बाप हंस रहा तो चलो सब हंसते हैं, बाप रो रहा तो सब रोते हैं, चलो। तो इट इज टेकन एज अ मॉडल ऑफ फेडरेशन। वहां पर आपको इतनी सी बात पे जेल हो जाती है, आप एयरपोर्ट से बाहर निकले ना और आपने फूल खरीद के जो उसके पता नहीं पापा या दादा की मूर्ति लगी हुई है एयरपोर्ट पर, बहुत बड़ी सी, अगर आपने वो खरीद के नहीं चढ़ाए ना, आपको जेल है। सजा भी ऐसी देता है। पहले मुझे लगता था मजाक की बातें हैं ये, सिर्फ ऐसे ही डाल देते हैं फेसबुक वगैरह पे कुछ भी करके। कॉलेज के दिनों में जब मैं इसको पढ़ता था, एक बार ही क्या हुआ अनन्या, वो मोटा इतना सनकी, जानते हो क्या आप किंग जोंग उनको, कभी सुना है उसके बारे में? है ना, वो मोटा इतना सनकी है, इसने सुबह 5:30 बजे 6 बजे एक मीटिंग बुलाई। अब सुबह जनरली मीटिंग बुलाएगा, मिलिट्री कमांडर वगैरह उसमें सब आए हुए थे। तो ये कुछ पूछ रहा था, मिलिट्री कमांडर ने गलती से उबासी ले ली उसके अंदर, यॉर्निंग कर दी उसके अंदर। इसने उसको रॉकेट पे बांध के मून पे लॉन्च कर दिया था। हाँ, मिलिट्री कमांडर को, देश की जो मिलिट्री संभाल रहा है। हाँ हाँ, बना पनिश करता है। इसने ना प्रपोजल रखा श्रेया, इसको अपनी बहन की शादी करवानी थी। सोच के देखो, हिंदुस्तान का आदमी मयूर मरेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जज की बेटी के लिए शादी निकला है, फरमान निकला है शादी के लिए, और प्राइम मिनिस्टर की बेटी के लिए शादी का फरमान निकला है, प्रेसिडेंट की बेटी के लिए शादी का फरमान निकला है।
उसने निकाला अपनी बेटी अपनी बहन की शादी का फरमान। किसी मर्द ने हाँ नहीं करी। मतलब खुद से कोई आगे बढ़ने नहीं आया कि हमें मतलब क्या कहते हैं तेरी बहन का हाथ थामना है। टीवी पे ये जो देखता है वही चैनल चलता है सबके टीवी पर। वहां पर कार्टून्स बैन है उस कंट्री के अंदर, और सबको ऐसा दिखाना पड़ता है कि सब लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, तो इट comprises 50 states, originally 13 states, and it is taken as the model of federation. कैनेडियन फेडरेशन जो है ओरिजिनली उसके अंदर पहले 4 प्रोविंसेस थे जब उसने अपने आप को फेडरेशन के अंदर कन्वर्ट करा। अब 10 प्रोविंसेस, यानी कि कनाडा के अंदर कितने राज्य हैं? 10। और ये भी काफी पुराना है, लेकिन सबसे पुराना कौन सा है मैंने जो ग्रीन कलर में मार्क कर रखा है? अमेरिका। सबसे पहला फेडरेशन कौन सा? अमेरिका। सबसे पुराना कौन सा? अमेरिका। कनाडा भी काफी पुराना है, 1867, लेकिन आप टाइम गैप देख सकते हो, ये 1787। ठीक है, अमेरिका और कनाडा कब बना फेडरेशन? 1867। पहले तो मॉडली यूनिटरी था उसका। अब हमारा जो संविधान है, आप कहोगे सर अभी तक तो आप ये कौसी जुडिशियल के नारे गा रहे थे, कौसी फेडरल के नारे गा रहे थे, अब यहां पर तो फेडरल सिस्टम लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको ये वाली बात भी तो क्लियर करी है अनन्या, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारी सिचुएशन, हमारे देश की सिचुएशन 95% टाइम्स कैसी रहती है जब कुछ भी नहीं चल रहा होता नॉर्मल, बिल्कुल फेडरल सिस्टम रहता है ना हमारे यहाँ, है ना। वो तो हमने एक स्कोप दे रखा है कि इमरजेंसीज के टाइम पर मॉडल यूनिटरी हो जाएगा, लेकिन जनरली 100% वर्किंग कैसी चल रही होती है नॉर्मल सिचुएशन में? फेडरल। नॉर्मल सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर सकती है क्या कि हम टैक्स का जो रेवेन्यू हमें प्राप्त हुआ है हम राज्य के साथ शेयर नहीं करेंगे, लोकल गवर्नमेंट तक हम कुछ नहीं पहुंचाएंगे? नहीं ना। हालांकि फाइनेंस कमीशन श्रेय एक रिकमेंडरी बॉडी है, वो रिकमेंडेशन देती है टैक्स डिवॉल्यूशन के लिए कि टैक्स कितना जाना चाहिए। केंद्र सरकार को जितना पैसा प्राप्त हुआ है ना अनन्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना पैसा मिला है तो ठकुराइन वो राज्य की सरकारों तक कितना बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसकी रिकमेंडेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दरकिनार कर सकती है? ईशा, नजरअंदाज कर सकती है क्या? अरे नहीं करती है। अच्छी अच्छी छवि नहीं लगती है सरकार की कि इतनी बड़ी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करा गया है। हाँ, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो करती है। अब जैसे आप तो फिर वो वाली बात कर रहे हो कि हमारा एग्जाम देना बेकार है, क्योंकि वो तो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि रैंक वन अगर अपनी आ भी गई तब भी वो पता चला ना ले अपन को, क्योंकि यूपीएससी भी तो एक वो जरिया ही है एक तरीके से। सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिस्ट को मना भी तो कर सकती है कि हमें नहीं चाहिए पीडीएफ कैंडिडेट, पीडीएफ के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं। 2024 के बाद मयूर देखने को मिल जाएगा ये वाला सिचुएशन भी एक बारी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। Framers adopted the federal system due to two main reasons. क्यों? कंट्री का एक तो लार्ज साइज और इसकी सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी। लेकिन आप मुझे पॉइंट समझा सकते हो? राइटर यहां पर ये कह रहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने फेडरल सिस्टम को मेनली चूज कर रखा था हमारे देश में दो रीजंस की वजह से, कंट्री का लार्ज साइज और सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी। पहले मुझे इस पॉइंट को जस्टिफाई करके बताओ, लार्ज साइज तो कंट्री कैसे रीजन बना कि हम लोग फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे? क्यों? ये पावर को डिवाइड करें। बिकॉज इतनी बड़ी कंट्री को सिर्फ एक केंद्र लेवल की सरकार नहीं चला सकती, राइट। और सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी कैसे? ये वाला फैक्टर क्यों बना रीजन कि हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट आनी चाहिए? एस्पिरेशंस हैं उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट हर किसी के एस्पिरेशंस को नहीं समझ सकती हो, चलो समझ भी रही हो, तो अपने काम को थोड़ा सा लाइट करने के लिए और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्यों ना राज्य की सरकारों को भी अनुमति दे दी जाए, है ना, है ना, फॉर बेटर कन्वीनियंस। अब अभी आपको अपने कमरे में बैठकर लगता है काश मैं इस देश का तानाशाह होता या होती, सारी पावर मेरे हाथ में होती। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्रूर से क्रूर राजा भी, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं क्रूएल से क्रूएल राजा भी, रूलर भी, श्रेया इतिहास के पन्ने में कभी भी, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, कोई भी ऐसा
अत्याचारी से अत्याचारी राजा, रूलर, किसी भी किंगडम, किसी भी डायनेस्टी का कोई ऐसा मिला है जो कि पूरा एम्पायर, पूरी सल्तनत खुद चला रहा हो बिना किसी एक एडिशनल दूसरी बॉडी ऑफ पर्सन के सहारे से? मतलब उसके शरीर के अलावा कोई और शरीर हो ही ना पूरे किंगडम में। नहीं हो सकता ना ऐसा कभी भी। तानाशाह बनने के लिए भी आपको एक लोगों की आर्मी, लोगों की फौज चाहिए पड़ेगी। मैं प्रॉपर आर्मी की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं कह रहा हूं इंसानों का शरीर की रिक्वायरमेंट आपको होगी। चंद्रगुप्त मौर्य याद है, एक कमरे में 2 रातों से ज्यादा नहीं सोता था कि कोई मर्डर ना कर दे। याद है वाली बात? कौन बताता है हमें ये वाली बात उसके बारे में? अरे कह रहा है एनसीईआरटी, थप्पड़ मारना जरा अपने। नहीं, चाणक्य की अर्थशास्त्र नहीं बताती है। एक और बुक, इंडिका। अनन्या, इंडिका गाड़ी की बात नहीं हो रही यहां पर, एक बुक का नाम है, ठीक है? वो कहीं लिखे कौन सी इंडिका, किसकी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है? इंडिका बुक का नाम है, जिसको किसने लिखा था? मिगसनीस ने। आज मैंने आपको एक टर्म बताई थी ग्रुप पे, वो फोकस करके रखना जरा। 2024 में प्रीलिम्स के उसका एक क्वेश्चन बन सकता है। हमेशा डिसेंट्रलाइज लेजर के ऊपर यूपीएससी को पूछना पसंद है क्वेश्चन। अब क्रिप्टो की डिबेट तो खत्म हो गई आज के बाद हमेशा के लिए दुनिया में, ईटीएफ आ गए। अब क्रिप्टो लीगल ना इलीगल, अब ये सारी डिबेट जो आपको भी बताई हो 2008 से तो चल रही थी, अभी डिबेट वाइंड अप हो गई है फाइनली 15 साल बाद। 7 पैसे का बिटकॉइन आज 45 लाख रुपए का चल रहा है। 7 पैसे का। दे रियलाइज दैट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की यहां पर बात हो रही है, दे रियलाइज दैट फेडरल सिस्टम not only ensures the efficient governance of the country but also reconciles national unity with regional autonomy। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या रियलाइज करा कि हम फेडरल सिस्टम को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? एक तो इससे एफिशिएंट गवर्नेंस होगी कंट्री की, अच्छे से चल सकेगा हमारा देश। सिर्फ ये इंश्योर नहीं होगा बट इट विल ऑल्सो रिकनसाइल नेशनल यूनिटी विद रीजनल ऑटोनॉमी। मतलब हमें सारे के सारे जो स्टेट्स हैं उनको जोड़कर रखना है, बांध कर रखना है, यूनाइट कर रखना है, लेकिन इसके साथ साथ राज्यों को अपने हिसाब से चलने की अनुमति भी देनी है। जैसे इस चीज को मैं प्रूव करता हूं अनन्या, हमारे देश में क्या सभी के सभी राज्य ऐसे हैं क्या जहां पर बाय कैमरा लेजिस्लेचर हो, विधानसभा, विधान परिषद हर एक राज्य के पास है क्या? नहीं ना। यानी कि स्टेट्स इंडिपेंडेंट है इस चीज में डिसाइड करने में कि उनको सेकंड हाउस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है ना? और ऐसे कितने हाउसेस हैं, क्यों ठाकुराइन, ऐसे कितने स्टेट्स हैं जहां पर 2 हाउसेस हैं? 6। ईशा, नेम देम। हम्म। हम्म। श्रेया, श्रेया, शाइनी बताना जरा इन लोगों को। एक सेकंड रुक जाओ, शाइनी बता दी, हाँ बताओ। आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश, वेरी गुड, ठीक है। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन इतना चैप्टर पढ़ने के बाद अब देखो, खून खोला हुआ अपना, कह रहा है श्रेया जो ये फेडरेशन टर्म है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं है। होल्ड ऑन श्रेया, अभी कूदना नहीं है, ठीक है। द टर्म फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम फेडरेशन की झलक जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इनडायरेक्टली आशमा पाते हैं। ये भले अनन्य शब्द मेंशन ना हो, लेकिन ठकुराइन, फेडरेशन का अस्तित्व हमें संविधान से प्राचीन देखने को मिलता है, झलक उसकी मिलती है। कैसे? आर्टिकल 1 को अगर आप देख लो, आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया को डिस्क्राइब करता है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स।
लेकिन ये यूनियन ऑफ स्टेट किसी एग्रीमेंट की वजह से बना है क्या? एनी एग्रीमेंट? नहीं। अकॉर्डिंग टू बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर किसके चेयरमैन थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था? ड्राफ्टिंग कमेटी। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अलावा क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने बार बने? 2 बार। उनके अलावा और कौन बना 2 बार? कोई भी नहीं। 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला पर्सन कौन? सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और दोनों बार उनके सामने विरोधी कौन था? अनअपोज्ड, कोई भी नहीं था। दूसरी बार ऐसे कोई वाइस प्रेसिडेंट कोई बताओ जो बने हो, जो कि दूसरी बार नहीं, मतलब कोई ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो कि 2 बार रह चुके लगातार? नहीं। वाइस प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी है, वो ना अपोज थे। हामिद अंसारी का नाम सुना है? हम्म। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अनन्या प्राचीन सब में कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे करके ईशा सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैं बार बार इसलिए पूछते रहता हूँ, ये सब मेमोरी जो है रिफ्रेश रहती है, और हमें कितना भी कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर, आज तक गलतियां मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं, और हमें अपनी नॉलेज पे कभी भी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। यूपीएससी को टाइम नहीं लगता है 365 दिन की मेहनत को 2 घंटे में तोड़ने का। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने ये प्रेफर कर रखा है इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। समझ रहे हो? मतलब इनमें से हमने क्या अडॉप्ट कर रखा है? हमारे पास 2 चॉइसेस थी, फेडरेशन ऑफ स्टेट को, या तो हम टर्म को अडॉप्ट करें यूनियन ऑफ स्टेट्स को। आप कहोगे कोई भी चुन लेते क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। इंडियन फेडरेशन जो है, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। अमेरिका के अंदर कितनी कॉलोनीज अनन्या साथ में आई थी टू फॉर्म अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? कितनी कॉलोनीज? 13। हमारे कितने राज्य साथ में आए थे कि चलो इंडिया बनाते हैं? एक भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम निर्भय ठंडे पानी से जाके नहा कर आओ थोड़ी देर। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन, एंड स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। मैंने कल ये वाली बात बताई थी ना आप सबको, याद है निर्भय? ये कि कोई भी जो है ठकुराइन राज्य हम जोड़ तो सकते हैं, लेकिन मतलब कोई भी अलग होकर सेपरेट कंट्री नहीं बना सकता। मैक्सिमम हम क्या अलाउ कर सकते हैं? मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम स्टेट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, राज्यों की क्रिएशन श्रेया अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? मतलब अगर हम सेपरेट स्टेट बना रहे हैं, अच्छी चीज है बुरी चीज है? देखो, यूपीएससी में कोई भी आंसर ना पूरी तरीके से वाइट नहीं होता, पूरी तरीके से ब्लैक नहीं होता। अच्छी किस सेंस में पहले ये बताओ, फिर बुरी किस सेंस में, फिर ये बताना। बताओ, अच्छी बताओ किस सेंस में? एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाता है, गुड ईशा, आपने बोला ना ये। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाता है, और इजी, मतलब इसी को फिर हम पॉइंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, इजी गवर्नेंस हो जाएगी, एफिशिएंट तरीके से हो जाएगी। जैसे 100 लोग हैं, अगर अनन्या आपको जिम्मेदारी दे दी जाए कि उन 100 को एक साथ संभालो, या फिर 10 लोगों का स्टाफ दे दिया जाए कि एक एक बंदा 10 10 लोगों को एड्रेस करेगा, ज्यादा बेटर और एफिशिएंट तरीके से, स्मूथ तरीके से कैसे काम हो सकेगा? एक बंदा जब 100 को देखेगा, या फिर एक 10 10 को देखे, 10 10 को देखे। तो अगर छोटी छोटी स्टेट्स बनाकर अगर हम लोग वहां पर विधानसभा, विधान परिषद, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उधर का हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट, ये सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो गवर्नेंस वहां की ज्यादा आसान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। लेकिन
इसके डीमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है इसके? एक्सपेंडिचर, शाबाश, एक्सपेंडिचर बहुत आने वाला है। और गुड। फिर इसको देखकर मयूर, एक राज्य को देखकर फिर बहुत सारे राज्य डिमांड करने लगेंगे। फिर वो जो उनकी डिमांड है ना, फिर वो सेसेशन में बदल जाएगी कि साला उनको तो अनुमति दे दी थी, हमें नहीं दे रहे अनुमति, तो हम सेपरेट कंट्री की अब डिमांड करते हैं। ग्रेटर नागालैंड की डिमांड एकदम से थोड़ी ना शुरू हो गई थी श्रेया। नॉर्थ ईस्ट में जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है ना, इतनी तगड़ी है, मैं पढ़ाऊंगा आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में, वो चीज है नहीं, इतनी तगड़ी है कि श्रेया पता है, मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, सबसे पहले इनको वार्तालाप करने के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ा था। आप लोगों ने शायद से एक बंदे का नाम सुना होगा, एजी फीजो, सुना है? एजी फीजो का नाम सुना है आपने? शायद से 12th क्लास में कभी पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक में देखा हो उसका नाम। आपने नागा काउंसिल का नाम सुना है ना? आपने वो पाड़ो का नाम सुना है? क्या नाम है उसका, ये, हाँ, गारो खासी जैंतिया हिल्स, सुना है? इसके बेसिस पे ट्राइब भी होती है वहां पर, गारो ट्राइब्स, खासी ट्राइब्स एंड जैंतिया ट्राइब्स। अगर मैं सिर्फ नागालैंड के ऊपर फोकस करूं ना, नागालैंड में इतनी उथल पुथल है श्रेया कि सरकार को घुटने टिकवाकर मजबूर करवाती। तो और वो पता है उनका लीडर क्या कहता है? छूटते ही कहता है, प्राची हमें किसी से बात नहीं करती, भारत के प्रधानमंत्री को बुला कर लेकर आओ। और हर बार श्रेया जितने बार वो लोग कहते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को वहां पर जाकर बात करनी पड़ती है, ताकि हमारा देश जो है उसकी जो आइडेंटिटी अनन्या यूनियन ऑफ स्टेट की, ये सुरक्षित रहे। अगर आप बगावत कर रहे हो तो एक बारी घर वालों को आपसे बात तो करनी पड़ेगी ना, वरना उससे माहौल खराब नहीं होगा क्या घर का? हाँ, हमारी तरफ से कमी, तभी तो हम ऐसा एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे एक बार बताओ, मैं तुम्हें बताता हूं, जब नक्सलवादी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, याद है श्रेया, वो चारू मजूमदार, हम कहते थे कि एक थप्पड़ का नहीं है, एक थप्पड़ में वो कर जाएगा, लेकिन पूरे देश को नचा रहा था कितने साल तक, है ना? छत्तीसगढ़ वगैरह के इलाकों में जो मॉइस्ट और नक्सलवादी की जो शुरू हुआ था पूरे, सॉरी, ये वेस्ट बंगाल के इलाके में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जंगलों में जो ये पूरा का पूरा सिलसिला स्टार्ट हुआ था, हम लोग इनको पता है इनके साथ बैठ के बातचीत क्यों करना चाहते हैं? हमारा देश ना काफी लिबरल है, हम लोग अनन्या ना इन पे गोली नहीं चलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज है कि आप इस घर के सदस्य हो और अनन्या आपकी बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए आप बगावत करने पे उतर आए हो, आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उनको क्या लगता है, वो क्या क्या कर बंदूकें उठाते थे श्रेया, कि डेमोक्रेसी जो है इस देश में खत्म हो गई है, हमें अपने अधिकारों को छीनने के लिए प्यार से बात नहीं करनी पड़ेगी, अब हथियार उठाना पड़ेगा, है ना? और इस कदर उनकी एक्टिविटीज होती है, आज भी जारी होता है बहुत सारी जगह पर, ट्रेनें उड़ा देना, बम धमाका कर देना, एमएलए के बेटों को किडनैप कर कर उनकी आंख की पुतलियां निकाल लेना, काट देना उनको। हाँ, और ये डायरेक्ट धमकी देते हैं लोग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, मुख्यमंत्री को, कि हमें डर नहीं लगता मरने वरने से, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्योंकि यहां पर यह माना जाता है, देखो आप समझने की कोशिश करो, इंसान के पास जब कुछ खोने को नहीं रहता ना, तो फिर उसको मरने से डर भी नहीं लगता कभी। आप लोगों ने कभी फोर्स मूवी देखी है जॉन अब्राहम की? पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, सिर्फ पार्ट 1। जॉन अब्राहम उस मूवी में एक आईपीएस ऑफिसर होता है, एनसीबी में काम करता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अपने टीममेट से, अपने बैचमेट से हमेशा वो एक ही चीज कहता है कि मेरी ताकत बस एक ही चीज में, मैं इतना काबिल अफसर इसलिए क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, ना मेरे माँ बाप है, ना बीवी बच्चे, तो मुझे किसी चीज को खोने का डर नहीं है। और जिस दिन उसकी शादी हो जाती है, विद्युत जामवाल उसके अंदर विलन होता है ना, विष्णु नाम होता है उसका, तो वो कहता है कि मैं भिड़ने में उससे इसलिए डरता हूं क्योंकि मेरे पीछे मेरी बीवी है। और होता भी यही है, फिर एंड में जाकर वो विद्युत जामवाल मार देता है उसकी बीवी को। और फिर वो कहता है जीवन में जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा डर था वही हुआ, इससे बढ़िया तो मैं सिंगल ही रहता, शादी नहीं करता, मेरा प्रोफेशन क्योंकि मुझे अलाउ नहीं करता है, और मैं निडर बन के कभी काम कर नहीं सकता। इसलिए ना, मैं आपको दो चीजें बताता हूं।
जब आप कभी भी रॉ की ट्रेनिंग के लिए जाते हो, आप रॉ में भर्ती हो गए, मतलब मान लो, सबसे ज्यादा आपकी ट्रेनिंग पता है किस चीज की होती है? आपके ब्रेन वॉश करने की। सबसे पहला आपका ये जो सुख चैन होता है माँ बाप को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर, एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला बॉयफ्रेंड, इन सबको लेकर जो आपका लगाव होता है, इसको तोड़वाया जाता है सबसे पहले। क्योंकि वरना आपसे फिर ना किसी एक गंभीर परिस्थिति में गोली नहीं चलेगी, दिल कमजोर पड़ेगा आपका। किसी टेररिस्ट ने धमकी दे दी मैं तेरी बीवी उठा लूंगा, तो आप रुक जाओगे वहीं पर। इसी तरह की मेंटल टफनेस की ट्रेनिंग आर्मी वालों को दी जाती है। और नेक्सलाइट लोगों से जब बात करी जाती है, उनका ब्रेन वॉश करा जाता है, तो लोग यही बात करते हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने तुम्हारे लिए करा क्या है? मनरेगा स्कीम का तुम्हें क्या फायदा? एक एग्जांपल दे रहा हूं, मनरेगा स्कीम का तुम्हें क्या फायदा मिला है? क्या तुम्हारी ये देश कर क्या गया? तुम सोच के देखो, तुम्हारे बाप को कैसे अरेस्ट करवा के झूठे केस में उसको मार दिया गया, तुम्हारी माँ उनके दुख में चल बसी, तुम्हारा भाई को जेल हो गई, आज भी वो जेल की सजा काट रहा है। क्या है क्या तुम्हारे पास खोने के लिए? ऐसे करते करते पर्सन जो है उसको इतना कठोर बनाया जाता है कि वो मरने का डर जो है वो छोड़ दे और वो बंदूक उठा ले। हाँ, महाराष्ट्र में। अच्छा। अच्छा। अरे उसके साथ भी हुआ था, एक था टाइगर की, जब शूटिंग हो रही थी ना सलमान खान की, तो उसका जो पहला सीन होता है जब उसका रॉ का एजेंट बागी नहीं हो जाता, जब उसको लेने जाता है कि चलना पड़ेगा यार साथ यार, उस केस में जब वो पैसे नहीं उड़ाता है सलमान खान के सारे जो भीड़ जो है पागल हो जाती है वो भागने के लिए वहां से, तो उस केस में वहां पर सच में आईएसआई के लोग आ गए थे, आईएसआईएस के, सॉरी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और सलमान खान मरते मरते बचा था उस सीन में। अच्छा अच्छा अच्छा, असली के नेक्स्ट आ गए होंगे हैं। अच्छा। नहीं, ये होता है जैसे ये जो मधुर भंडाकर की जैसे मूवीज होती है ना, तो जनरली ये फैशन और जो गंदी दुनिया होती है फैशन की, मॉडल्स की, इसके ऊपर होती है। तो ये सारी एक्ट्रेसेस को, इवन जब इसने हीरोइन मूवी बनवाई थी तो इसने करीना कपूर को सच में प्रोस्टिट्यूशन वाले इलाकों में, गलियों में, मुंबई में भेजा था कि प्रोस्टिट्यूट से रियल में बात कर, और उसके उस मूवी के अंदर रियल में सीन भी है कि वो कोठे पर जाकर बात करती है प्रोस्टिट्यूट से कि कैसे आप लोग एक्ट करते हो, क्या करते हो, तभी वो जाकर ये रियलिस्टिक वो एक फीलिंग ला पाता है इसके अंदर जाकर, जब भी मधुर मधुर भट्टाकर को ऐसा सीन शूट करवाना होता है। वो अपनी मूवीज़ को, ये और संजय लीला बंसाली, बहुत रियलिस्टिक रखने की कोशिश करते हैं। संजय लीला बंसाली का तो इस कदर तक एटीट्यूड है कि अगर पूरा गाना शूट हो गया नाचते हुए और एक दिया बुझ जाएगा उस गाने में, तो वो दोबारा पूरी शुरू से गाने को शूट करवाता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में मॉइस्ट होते हैं, मॉइस्ट, माओवादी, मार्क्सिस्ट नहीं कहोगे आप उसको, मॉइस्ट एक अलग आइडियोलॉजी होती है। मार्क्सिस्ट अलग होता है, एक होता है मॉइज्म। जैसे मार्क्सिज्म होता है ना, एक होता है मॉइज्म। डोंट वरी, ये सारी चीजें जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में हम जानेंगे, ठीक है? अभी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि एकदम से मैं एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकता इसको। कोई कोई आइडियोलॉजीज ओवरलैपिंग भी होती हैं, लेकिन फिर भी एक थिन लाइन का फर्क होता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों ने शायद से, मुझे नहीं पता आप लोग पुरानी पिक्चरें कभी आपने देखी कि नहीं देखी हैं। ज़्यादा पुरानी पिक्चर की तो मैं बात नहीं कर रहा। अजय देवगन की कुछ साल पहले एक मूवी आई थी, दिल जले। अच्छा खासा कॉलेज का स्टूडेंट होता है ना, और आतंकवादी बन जाता है। उसके अंदर सोनाली बेंद्रे, आई थिंक, एक्ट्रेस है ना, और श्रद्धा कपूर के पापा भी हैं। उन्हीं की वजह से वो टेररिस्ट बनता है। तो वो क्या होता है, अच्छा खासा देशभक्त होता है ना। आ, उसके बाद क्या होता है, जब उसको उससे प्यार हो जाता है, तो ये बड़े एक विधायक की बेटी या फिर कुछ एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी निकलती है, और वो इसको, इसके बाप को फेक टेररिस्ट के चार्जेस लगवा देता है इसके ऊपर, और उसका बाप जो है जेल में ही मर जाता है, और इसको डेड बॉडी भी नहीं छूने दी जाती। तो अपने बाप की डेड बॉडी को लेकर ये भागता है वहां से, जलाता है, और फिर इसको भी टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। उस केस में हथियार उठा लेता है, उसके अंदर इतनी नफरत भर दी जाती है, क्योंकि जब इसे आर्मी वाले गोली मारते हैं और एक कश्मीर में जाकर गिरता है, तो फिर इसे आतंकवादी उठाकर अपने गुफा में ले आते हैं, है ना,
अमरीश पुरी वगैरह, और तब इसका ब्रेन वॉश करते हैं वहां पर। और तब ये ब्रेन वॉश करके फिर ये इतनी नफरत पैदा कर लेता है कि ये फिर किसी को नहीं छोड़ता और ना इसके दिल में किसी चीज़ के लिए डर रहता है। वो एक अच्छा एग्जाम्पल है सीखने के लिए कि कैसे जो है आ, ये फेडरेशन को और यूनियन ऑफ स्टेट्स को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे एक एक पर्सन इंपॉर्टेंट होता है। तभी तो हम लोग ये जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वाले, आपको पता है ना कश्मीर में ग्रुप्स होते हैं, हुरियत ग्रुप होता है, एक डेमोक्रेट ग्रुप होता है, एक सोशलिस्ट ग्रुप होता है, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप होता है उनका, है ना। सेपरेटिस्ट ग्रुप ये कहता है श्रेया, वहां पर एक ना ग्रुप होते हैं, पार्टीज होती हैं, वो इलेक्शन इस बुनियाद पे लड़ते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए, हम इसी चीज के ऊपर दरखास्त करते रहेंगे, नारेबाजी करते रहेंगे, ना ही हमें पाकिस्तान ज्वाइन करना है, ना ही हमें इंडिया ज्वाइन करना है, हमें एक सेपरेट अस्तित्व चाहिए। तभी तो हम लोग कश्मीर को शुरू से कहते हैं श्रेया, याद है प्रॉब्लमेटिक स्टेट महाराजा हरि सिंह के टाइम से। क्यों शायनी, है ना, होता है ना ऐसा। तो वहां पर क्या है कि इस तरह की जो टेंडेंसी है, आपको पता है वहां पर काले झंडे लेकर नारेबाजी भी लगती है, प्रो पाकिस्तानी कभी कभार नारे लगने शुरू हो जाते हैं, तो हम यूथ को पकड़ पड़ के आर्मी वाले ठूसते हैं। फिर जैसे आप लोगों ने शायद से एक सुना हो एक केस, हम लोग जो है श्रेया, हमारे हम लोग सारे के सारे कॉलेज के टाइम पर थे मयूर। आपने कन्हैया लाल का केस सुना होगा, जेएनयू का प्रेसिडेंट, ये जेएनयू का लीडर था कन्हैया कुमार, है ना। तो जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन उसका केस एक हाईलाइट हुआ था जब अपन लोग कॉलेज में थे मयूर, फर्स्ट या सेकंड ईयर में होंगे अपन लोग शायद से। तो उस टाइम पर क्या हुआ था श्रेया कि इसने ना ये इंडिया, एंटी इंडिया मतलब नारे लगाए थे, है ना। और उस टाइम पर ना यूपीएससी की एक अलग से एनालिसिस, एक लिस्ट निकाली थी यूपीएससी ने। बहुत सबके लिए वो वैसा था, शॉकिंग था कि यूपीएससी ने ऐसी लिस्ट क्यों निकाली। यूपीएससी ने उस लिस्ट में से ये बताया, आज तक सबसे ज्यादा 1947 के बाद से लेकर जब भी वो लिस्ट जारी हुई थी 2015-16 के आसपास, कि सबसे ज्यादा जो आज तक लोग भर्ती करे गए हैं यूपीएससी में, आईएएस आईपीएस या कोई भी रैंक पर, वो सबसे ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी से करे गए हैं पूरे देश में। उस नहीं नहीं, जेएनयू की सबसे कम है, सबसे कम है जेएनयू के। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी को यूपीएससी लाइक नहीं करता। और ये बात सामने आई थी कि अगर आप जेएनयू से हो ना, और आपने डैफ में लिख रखा है कि आप जेएनयू से हो, तो आप अपना सिलेक्शन फिर भूल ही जाओ। मतलब ये कोई एक थंब रूल नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स ने मतलब इस चीज को बहुत उजागर करा था। और उसके बाद से जिन लोगों को यूपीएससी में फ्यूचर देने का मन था, फ्यूचर में यूपीएससी देने का मन था, तो उन्होंने जेएनयू जाना छोड़ दिया। क्योंकि जेएनयू में ना जो पॉलिटिक्स होती है, जो इलेक्शंस वगैरह ये सब, जो यूथ जो जाते हैं, तो वहां पर भी बोला जाता है कि उनका ना माइंड वॉश कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे जितने भी प्रोफेसर थे, मैं कॉलेज में हिंदू कॉलेज से भाई मैं पढ़ा हूँ, इतना नाम था उसका, 98.75 उसकी कट ऑफ गई थी, और मेरे परसेंटेज ही 12th में 98.75 थे। और जैसे ही मैंने एडमिशन लिया था, फर्स्ट कट ऑफ के अंदर सारी की सारी लिस्ट बंद हो गई थी। तो मुझे भी लगा भाई यहाँ पर यूपीएससी का एक्सपोजर मिलेगा, क्या बढ़िया कॉलेज मिला है। तो मैंने अपने जाकर पॉलिटिकल साइंस के एचओडी से बात करी, मैंने बहुत लोगों से बात करी। जैसे मैंने आपके पास सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं ना यूपीएससी वाले, ऐसे मैंने भी अपने 3 साल के अंदर सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सारे पढ़े थे। तो मुझे लगा था कि सीनियर से ये जो सीनियर फैकल्टीज हैं हेल्प करेंगे। तो मैं स्टाफ रूम में जाकर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, सब कुछ माहौल शांत हो गया, फीस वीस भर दी, क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो एक दिन आराम से जाकर मैं स्टाफ रूम में टीचरों से मिलने गया कि कौन है पॉलिटिकल साइंस का एचओडी वगैरह पता लगाया, और मैं मैम सर वगैरह से मिलने गया। तो उन सबका पूरे स्टाफ रूम में कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिला जो कि मुझे यूपीएससी के लिए सपोर्ट करे। सारे के सारे लोगों का ये कहना था कि आगे चलकर टीचिंग लाइन में आओ, कुछ और करो, बिजनेसमैन बनो, ये क्या सिविल सर्वेंट बनना है, सरकार का क्या गुलाम बनना है, बेकार होती है नौकरी, लेखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना, ही इतनी मेहनत करके ना ही तुम्हें कुछ अच्छी सैलरी मिलेगी, ना ही वो मिलेगी। तो वहाँ पर कई लोगों ने, तो मेरा एक सीनियर था, इतनी बढ़िया तैयारी उसकी चलती थी, वो नॉर्मन लोवे की बुक आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, मैंने आपको दिखाई भी थी, वो एक एक दिन के अंदर खत्म कर देता था उस बुक को, और इतनी बढ़िया डिबेट करता था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसका ब्रेन वॉश ऐसा करा गया सीनियर फैकल्टीज के द्वारा कि वो जेएनयू में चला गया था और एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने, और आज वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो बेरोजगार बैठा हुआ है।
और वो आराम से, हम लोग सब कहते थे कि ये यूपीएससी निकाल सकते हैं आराम से, और किस्मत से उनका नाम भी संदीप भैया था। हम लोग उनको संदीप भैया ही बोलते थे, संदीप नाम के लोग निकाल ही नहीं पाते शायद से यूपीएससी कभी। तो वहां पर क्या है कि मेरा ब्रेन ना उन लोगों ने ऐसा कर दिया था कि जैसे मतलब क्या है, मतलब मेरे को यूपीएससी हो गई नहीं मुझसे, या फिर मुझे सोचना ही नहीं चाहिए, या फिर मैं बहुत महान हूँ, यूपीएससी चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा छोटी सी है, मैं तो एक स्कॉलरली माइंड सेट का हूँ। थर्ड ईयर तक आते आते मुझे पता लगा हमारे यहाँ हिंदू कॉलेज में जितनी भी फैकल्टी है सब जेएनयू की पास आउट है, और वो भी छोटी मोटी नहीं, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट है सारे के सारे है, कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर है जितने लोग हैं। तो इनकी इनकी ना मतलब टेंडेंसी ऐसी होती है कि ये लोग ना कोई भी चीज़ का सहारा लेते हैं ना, तो ये स्कॉलरली डिबेट करके सहारा लेते हैं। हमारे फैकल्टी उस टाइम तक भी मतलब बुक्स वगैरह पढ़ना, उसकी रुचि रखते थे, कार्ल मार्क्स के ऊपर वो करना, जबकि पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट है, जीवन में क्या क्या नहीं पढ़ रखा होगा। लेकिन वही चीज़ है कि मतलब लोगों को पढ़ाना, वही स्टूडेंट्स को वही मतलब ब्रेन वॉश करके पढ़ाना। तो इसलिए मतलब ये था कि मैंने फर्स्ट ईयर के बाद फिर कॉलेज जाना छोड़ दिया था मैंने, और वहाँ से मेरा सिलसिला स्टार्ट हुआ था ट्यूशन्स पढ़ाने का, कि चलो माइंड को कहीं और रखते हैं भाई, ये फील्ड अपने लिए नहीं है। जहाँ पर कोई अपने को अपने सपने चेंज करने की कोशिश करे तो उस बंदे से कट लो। कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर आप उनसे यूपीएससी के बारे में पूछोगे ना, तो वो आपको इतना दर्दनाक इमेज दे देंगे उसके बारे में। उन्होंने कभी जाना भी नहीं होगा उस चीज़ को, लेकिन आपको एक मंजर ऐसा दिखा देंगे, अरे ये तो होता ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कॉलेज के बाद इसकी तैयारी स्टार्ट होती है। 100 तरीके के 100 लोगों के लॉजिक, 100 तरीके के रीजन। मैं आपसे हमेशा एक चीज़ कहना चाहता हूँ। श्रेया, आप भी बता रहे थे ना, कोई एक थी, एक आपने सीनियर से बात करी थी, है ना, डरा दिया था उसने कि यूपीएससी तो कभी होगा ही नहीं। मेरे से हमेशा बस एक बात याद रखना मेरी, कि एक चीज़, कुछ भी चीज़ सीखो चाहे ना सीखो, कभी भी ना इस एग्ज़ाम के दायरे के अंदर कभी भी, मैं सिर्फ एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो उससे कभी सलाह मशवरा मत लेना। उन लोगों में सर्विस में आने के बाद इस तरीके से एक रवैया बदल जाता है। अब मुझे नहीं पता ना कि आपको वो ठीक पर्सन मिलेगा कि नहीं मिलेगा गाइड करने वाला, तो वो अपने ज़माने के हिसाब से बताएगा। रिसेंटली जिसे निकालो आप उससे पूछ लो, 1-2 साल पुराने वाले से, तीसरे साल चौथे साल वाले पे भी मत जाना। और आप जो आपके कोई अंकल आंटी हों, वो हों जिनकी अपने ज़माने में रैंक 1 रैंक 2 आए हो, उनको भाड़ में जान दो, वो आपको गाइड ही नहीं कर सकते यूपीएससी के लिए। आप डेफिनेटली आप मुझे ये बोल सकते हो कि आपकी औकात क्या है, आपने कौन सा निकाला हुआ है यूपीएससी, एक्सेप्टेड, नहीं है भाई मेरी कोई औकात। लेकिन मैं आपकी औकात को इतना बचा सकता हूँ ये कहकर, आप कभी भी ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट जो सीनियर बूढ़े बागड़ बिल्ले हो ना, इनसे कभी भी सलाह मशवरा मत लेना, क्योंकि इनके ज़माने में वो सिलेबस और वो कंपटीशन नहीं था जो, और एग्जाम पैटर्न नहीं थे, कंपटीशन तो गया बाढ़ में। ठीक है, हर जमाना हर किसी के लिए उतना ही टफ होता है जो आज है पैटर्न। डिजास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स इंटेग्रिटी साले जानते भी नहीं है, 2010 के पहले वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, रैंक 1 रैंक 2 भले ही होगी इनकी, भाड़ में गए। आप अगर इंटरव्यू रूम में गए तो आपके पापा डीआईजी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? क्या फर्क पड़ता है उससे, आप किसी की भी औलाद हो। पॉइंट ये है कि जब आप एग्जाम तो आपको ही निकालना पड़ेगा, पॉइंट यही है, सिंपल सी बात। और ना किसी ऐसे पर्सन से लो जो कि यूपीएससी की जिसने कभी तैयारी नहीं कर रखी है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जिसने कभी तैयारी नहीं कर रखी है। क्योंकि आप किसी से भी पूछोगे ना, अपने अपने घर में पूछ लो, आप पता क्या कहोगे? अगर आप मेरे स्टूडेंट हो ना, आपके घर में पक्का ये वाली बात तो आपसे कही गई होगी, तुम अखबार नहीं पढ़ते यार। लोग तो अखबार चाट जाते हैं, 3-3 4-4 अखबार लगाते हैं, तुम यूपीएससी के छात्र होकर अखबार नहीं पढ़ते हो। पेपर पढ़ने वाले कितने सरकारी एग्जाम निकाल लेते हैं ये भी पता कर लेना। स्टैटिक फाउंडेशन कर लो अपना स्ट्रॉन्ग, उसके बाद पढ़ते रहो जितने मर्जी करंट अफेयर, क्योंकि लिंक ही तभी बन पाएगा आपका। पक्का घर वाले बोलते होंगे तुम अखबार नहीं पढ़ती हो, वो नहीं पढ़ती हो, और मेरा नाम लेकर कहोगे तो कहेंगे कि मिसगाइड कर रहा तुम्हें, उसको खुद नहीं पता होगा। एग्जाम पेशेंस से निकलता है, स्टेप स्टेप बाय स्टेप रखने से निकलता है। ये सब कंटेंट बकवास होता है, किसी काम का नहीं होता, ये तो कोई भी पढ़ लेगा। हमसे तेज दिमाग वाले नहीं होंगे जो लक्ष्मीकांत तो एक एक रात में चाट देते होंगे, जिनको लन भी हो जाती होगी। तो अपने ऊपर तो कभी दिमाग के ऊपर घमंड करो ही मत। दाव ऐसा खेलो कि धीरे धीरे करके टोटॉइज रेस चलो उसकी। हाँ, अगर एज ज़्यादा हो गई है, वक्त जाता है, तो कोई बात नहीं, उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। तो आप सारी चीज़ों को कट करके फिर पूरा फोकस यहाँ पर रखो।
15 मिनट भी अगर आपको कोई मिल रहा है, अगर आप वॉशरूम में भी जाकर भाई बैठे हो, टॉयलेट सीट पर बैठे हो, अपना फोन निकाल के कुछ पढ़ लो पीडीएफ, फिर तो ऐसे टाइम आपको बचाना पड़ेगा और वो करना ही पड़ेगा आपको, वरना आपकी एज निकल जाएगी, अटेम्प्ट खराब हो जाएंगे। तो स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन, छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल, टूट नहीं सकता हमारा फेडरेशन। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में बोला गया था। एक्चुअली पता है बात क्या थी, क्या बोली गई थी, लास्ट चीज बता रहा हूं। इसका एक्चुअल पूरी जो लाइन है वो ये है, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स destructible states of indestructible union। इंडियन फेडरल सिस्टम जो है ये हमारा कैनेडियन मॉडल के ऊपर ज्यादा बेस्ड है, ना कि अमेरिकन मॉडल के ऊपर, नॉट एन अमेरिकन मॉडल। कैनेडियन मॉडल अमेरिकन मॉडल से कैसे अलग है इन टर्म्स ऑफ फेडरेशन, क्योंकि यहां पर सेंटर को बड़ा स्ट्रांग बनाया गया कनाडा के अंदर, हमारे देश में भी ऐसे ही है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं श्रेया, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। इंडियन फेडरेशन जो है इट रिजेंबल्स द कैनेडियन फेडरेशन इन इट्स फॉर्मेशन बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इन इट्स प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन, ठीक है। मतलब समझ जाओ इसको, इंडियन फेडरेशन जो है वो कैनेडियन सिस्टम से कैसे मैच करता है अपनी फॉर्मेशन में। हम लोग कैसे बने हैं, बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कनाडा भी ऐसे ही बना है। अच्छा, बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन इंडिया कैसे बना है, कैसे? हम लोग जब थे ना, मतलब जब आजाद हुए, तब श्रेया याद है हमारे यहां स्टेट्स 4 पार्ट में बाइफरकेट होकर ऐसी स्टेट्स बनती थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। उसके बाद हमारे देश में आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत श्रेया कितनी स्टेट्स और यूटीज बनकर आती हैं, 28 बताओ अभी, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। ऐसा एक सेकंड, ऐसा कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था श्रेया? वेरी गुड, ब्रिलियंट, 1956। शाबाश श्रेया। हाँ मयूर क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। हाँ मतलब ये पहले स्टैब्लिश हुई थी, आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने करी थी। हमने इसका ना, पहले क्या होता था अनन्या, पहले जैसे स्टेट्स अपन लोग बोल नहीं लेते कि इतने इतने स्टेट्स हैं, इतने इतने यूटीज हैं, पहले ना सारा पूरा देश ऐसे बाइफरकेट होता था, पार्ट ए के स्टेट्स ये, पार्ट बी के ये, पार्ट सी के, पार्ट डी के। अभी आपने सुना है ऐसा कुछ करके कि आपका पंजाब या हरियाणा कौन से पार्ट में आता है, बताओ, सुना है? ठकुराइन हिमाचल का कौन से पार्ट में आता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना, हिमाचल हिमाचल है। तो 14 स्टेट्स या 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, तब से लेकर अभी तक राज्य बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, यूटीज बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो ये क्या चल रहा है, डिसइंटीग्रेशन ही तो चल रहा है। लेकिन ये डिसइंटीग्रेशन क्या देश का है, देश का है, स्टेट्स का? ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात यह है, तो वही मैंने अभी आपको बताया, देखो एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाएगा, गवर्नेंस ज्यादा आसान हो जाएगी। बुरी बात है कि इसको देखकर और भी राज्य डिमांड करने लगे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेटेस्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड इन इंडिया, लेटेस्ट स्टेट तेलंगाना, कौन से साल में? 2014 में। अनन्या समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा, इंडियन फेडरेशन रिजेंबल्स द कैनेडियन फेडरेशन इन इट्स प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन। कैनेडियन फेडरेशन को भी हम लोग यूनियन बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट कहां पर बोला जाता है? अमेरिका। हमने ये वाली टर्म क्यों नहीं अपनाई?
बिकॉज हमारे जो राज्य किसी भी एग्रीमेंट से नहीं आए हैं। और दूसरी चीज, राज्य हैव नो राइट टू गेट, हाँ, नो राइट टू सिसीड फ्रॉम फेडरेशन। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रशिया किससे अलग होकर बना है? हाँ हाँ हाँ, रशिया किससे अलग होकर बना है? रूट जानते हो उसका? अच्छा चलो, कनाडा का रूट जानते हो? कनाडा किससे अलग हुआ है? शुरू से ही कंट्री थी कनाडा। अच्छा, पता करना इसके बारे में, मुझे बताना, आंसर आपको अमेरिका मिलेगा। सेपरेट जो है ना, अलग होकर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर देता है। हम किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं कर सकते सेपरेट कंट्री बनने के लिए। देखो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ 1984 में, लेकिन ये 1980s में हमें ये लगने लगा था कि ये चीज होकर ही रहेगी, स्पेशली 84 के दंगों में जब खालिस्तान की डिमांड उठी थी। सेंटर ने, मैं ये तो नहीं कहूंगा एफिशिएंटली उस मुद्दे को हैंडल करा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एट दैट टाइम वाज वेरी एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव। ये वाला काम तो कतई नहीं होना देना ही नहीं चाहती थी वो। और पंजाब के अंदर उन्होंने एक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट करके लहू लुहान करवा दिया सबको। गोल्डन टेम्पल अमृतसर का पानी जो है, जिसको लोग माथे से लगाते चखते हैं, उसका पानी लाल हो चुका था 2 दिन तक। वहां पर अड्डा बना दिया था अपना जर्नैल सिंह भिंडरा वाले ने। दिक्कत ये थी, इन्होंने जब बटालियन वहां पर पहुंचाई, गलती से अकाल तख्त के ऊपर अटैक हो गया। बहुत पायस जगह, पवित्र जगह मानी जाती है सरदारों के द्वारा। उनकी रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंची। जैसे तैसे सिचुएशन कंट्रोल में आई, लेकिन इंदिरा गांधी जी के बॉडीगार्ड्स ने, 2 सरदार बॉडीगार्ड्स ने उनको गोली गोली मार दी थी, और ऐसे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इंडियन फेडरेशन रिजेंबल्स द कैनेडियन फेडरेशन इन इट्स फॉर्मेशन, इन इट्स प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन, एंड इन इट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब क्या? ज्यादा पावर किसको दे रखी है हमने? सेंटर को, इन कंपेरिजन टू स्टेट। क्या आप ये मानते हो इंडिया में भी ऐसा ही है अनन्या? ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए ना, क्योंकि एकदम से अगर इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो सारी कमान किसको लेनी पड़ेगी अपने हाथ में? सेंटर को। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को पावर ना दे रखी तो वो कैसे भी करके चाहकर भी कमान ले पाएगा कि अपने हाथ में? अपनी अपनी विलिंगनेस से श्रेय थोड़ी ना ले लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर कमान, है ना? जैसे छोटी सी बात बताओ, कोविड-19, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा? नेशनल लॉकडाउन लगाने की जिम्मेदारी, वैक्सीन के बारे में जागरूकता की जिम्मेदारी, घर से बाहर ना निकलने की क्या कहते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी करना, लॉकडाउन की एक्सटेंशन। देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, ये जो हमारी सारी पूरे का पूरा जो हमारा लैंड बाउंड्री फ्रंटियर है, यहां पर किसके निर्देश का पालन करा जा रहा था? राज्य अपने अपने हिसाब से कर रही थी या फिर केंद्र सरकार निर्देश जारी कर रही थी और राज्य सरकार फॉलो करवा रही थी उसको अपने अपने राज्यों में? केंद्र सरकार के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ही सिर्फ, अपने द्वारा बनाए गए कोई नियम कानून नहीं। बताओ क्या चल रहा था? केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम बन बनकर जो आ रहे थे, राइट? ये अच्छे से समझ में आया? अब इंडिया इसका मतलब फेडरल भी होता है, हो जाता है किसी किसी टाइम पर, और यूनिटरी भी हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इसके फेडरल फीचर्स क्या हैं और इसके कुछ यूनिटरी फीचर्स क्या हैं।
ठीक है, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत पूछ लो। अनन्या सब समझ में आया? प्राची, श्रेया, ठकुराइन, ईशा क्लियर है सबका? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।